नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट के अंतर्गत अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अरब सागरीय तंत्र और बंगाल की खाड़ी का तंत्र। इससे पहले हम आंतरिक तंत्र पढ़ चुके हैं, इंटरनल सिस्टम पढ़ चुके हैं, इंटरनल रिवर सिस्टम हम पढ़ चुके हैं और आज हम अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान नाम की किताब के वन लाइनर क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का अपवाह तंत्र का दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे आज अरब सागरीय तंत्र। तो देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र में मुख्यतः 4 नदी आती हैं। लूनी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी तंत्र। ये 4 नदियां मुख्यतः आती हैं जो कि अरब सागर में अपना जल जो है वो छोड़ते हैं। इनकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। आइए उनके बारे में एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लूनी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र देखते हैं। सबसे पहले माही नदी देखते हैं कि माही नदी तंत्र को डिस्कस करते हैं। तो माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में बहती है, उसके बाद में ये गुजरात चली जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में लंबाई केवल 171 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर एरिया में बहती है। 171 किलोमीटर राजस्थान के अंतर्गत बहती है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा कहते हैं, या दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी के उपनामों से पुकारते हैं। माही के उपनामों की बात करें तो कौन कौन से हैं? आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है मेहद झील से, धार मध्य प्रदेश से। मेहद झील, धार मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है, राजस्थान में इसका प्रवेश खाटू नामक स्थान से, खाटू बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले में खाटू नामक स्थान से यह प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दक्षिणी इलाके में बहती हुई गुजरात की तरफ निकल जाती है और इसकी समाप्ति स्थल खंबात की खाड़ी है गुजरात में। गुजरात में खंबात की खाड़ी नामक स्थान पर यह समाप्त होती है। ये जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है, एक बार बांसवाड़ा में और एक बार डूंगरपुर में। 2 बार यह नदी काटती है। ऐसी विश्व में कुल 3 नदियां हैं, जिनमें से एक नदी माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी अपन आगे बाकी 2 नदियों का भी अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर का निर्माण करती है। इसकी आकृति ऐसी है जो राजस्थान में कि अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान आकृति में यह राजस्थान के अंतर्गत बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। यह नदी ऐसी है जो दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती है और दक्षिणी राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। माही, सोम और जाखम तीनों नदियों के संगम पर एक बेणेश्वर धाम है, जहां बेणेश्वर मेला लगता है। बेणेश्वर धाम की धाम है जो कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है।
इसी नदी पर माही नदी में सोम नदी और जाखम नदी जिस जगह आकर मिलती हैं, यानी सोम और जाखम और माही के त्रिवेणी संगम जहां बनता है, उस जगह पर एक मेले बेणेश्वर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यह बेणेश्वर स्थान डूंगरपुर के अंतर्गत आता है। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर मेला लगता है और यह मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। माही बेसिन के क्षेत्र को, माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहते थे। प्राचीन काल में माही बेसिन को पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहां पर महुआ का पौधा बहुत ज्यादा होता था, महुआ के फूल बहुत लगते थे और वहां के आदिवासी इस महुए के फूल से देसी शराब बनाते थे महुए के फूल से। इसलिए यह जगह मऊ यानी कि पुष्प प्रदेश के नाम से भी फेमस हुई थी। इसके बाद माही नदी जो है, कुछ तथ्यों की देखते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन सी 3 नदियां हैं वो। तो एक तो माही नदी है जो कर्क रेखा को यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है। इसके अलावा कांगो या जायरे नदी, कांगो भी कहते हैं, जायरे भी कहते हैं, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा लिम्पूप नदी मकर रेखा को यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 2 बार काटती है। लिम्पूप नदी मकर रेखा को यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश को 2 बार काटती है, जबकि कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो और लिम्पूप ये दोनों ही नदियां अफ्रीका महाद्वीप में आती हैं। माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो माही नदी की सहायक नदी, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यह बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है और डूंगरपुर से राजस्थान से निकल के यह गुजरात में पहुंच जाती है। इस दौरान इसमें जो नदी पड़ती हैं वो इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं इरू नदी, चाप, लाखन, जाखम, सोम नदी, मोरेल नदी और भादर नदी। भादर नदी जो है गुजरात में जाकर मिलती है। राजस्थान में जो मिलने वाली नदियां हैं, इसके अलावा एक और है लास्ट में अनास नदी। राजस्थान में जो मिलने वाली नदियां हैं वो हैं इरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरेन और अनास नदी। ये क्रम है पूरब से पश्चिम की ओर मिलने का। इस माही नदी पर एक बजाज सागर परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना से पहले माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर बनाई गई है। इसके अलावा इसकी जो और सहायक नदियों की बात करें हम तो एरड़ नदी और हरड़ नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार दोबारा से देख लें सहायक नदियां, इरू, चाप, लाखन, जाखम, सोम, मोरेन, अनास, एरड़ और हरड़ नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर एक माही बजाज सागर परियोजना प्रारंभ की गई है, बनाई गई है, माही बजाज सागर परियोजना है। और जो इरू नदी है, इरू नदी ये माही नदी में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी है। सबसे पहली सहायक नदी है इरू नदी, जो कि माही नदी में मिलती है। अब माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं को देखते हैं कि कौन सी परियोजना है। तो माही नदी पर
राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। माही नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, जिसका नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है, जमनालाल बजाज। ये जो बांध है 3109 मीटर लंबा है, लगभग 3100 मीटर लंबा, 3 किलोमीटर से कुछ अधिक लंबाई इस बांध की है। माही बजाज सागर परियोजना के नाम से यह बांध बनाया गया था। इस बांध के अंतर्गत राजस्थान का 45% हिस्सा आता है और गुजरात 55% हिस्सा गुजरात का आता है। इसमें यह एक बहुउद्देशीय योजना है जिससे सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। माही बजाज सागर परियोजना से राजस्थान का सबसे लंबा बांध जमनालाल बजाज बांध है, 3109 मीटर लंबा है। जबकि इस नदी पर और भी बांध बने हुए हैं। इस नदी से पहले एक बांध बना हुआ है, कागदी बांध, कागदी या कागड़ी कहते हैं उसे, कागदी या कागड़ी बांध बना हुआ है, जो कि एक पिकअप बांध है बांसवाड़ा जिले के अंदर। बांसवाड़ा जिले के अंदर एक पिकअप बांध बनाया गया है, कागदी बांध। इसके बाद जमनालाल बजाज बांध आता है और इसके बाद एक और बांध बनाया गया है, एक और परियोजना है इस पे, वो है भीखाभाई सागबाड़ परियोजना। भीखाभाई सागबाड़ परियोजना जो कि डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। माही बजाज सागर बांध जो है, माही बजाज सागर बांध, ये बोरखेड़ा नामक स्थान पर है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध है। इसका वर्तमान में नाम जमनालाल बजाज कर दिया गया है। और इस नदी के बाद एक चौथा बांध भी बनाया गया है और वो चौथा बांध है कुड़ाना बांध, लेकिन वो बांध गुजरात में आता है। हमारे राजस्थान से संबंधित 3 ही बांध हैं इस नदी पर। कागदी बांध जो कि पिकअप बांध है बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। दूसरा है माही बजाज सागर बांध जिसे जमनालाल भी कहते हैं, ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और तीसरा है भीखाभाई सागबाड़ परियोजना जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत है। अगली बात करते हैं हम इसकी सहायक नदियों पर बनी हुई परियोजनाओं की, तो वो है जाखम परियोजना जो कि जाखम नदी पर बनी हुई है, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, 3109 मीटर का। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जाखम नदी पर जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। फिर अनास नदी पर भी एक परियोजना है, अनास परियोजना अनास नदी पर बनी हुई है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत। सोम कागदर परियोजना भी है, सोम नदी पर, उदयपुर जिले के अंतर्गत। और सोम कमला अंबा परियोजना ये भी सोम नदी पर है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। यानी कि सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर, उदयपुर जिले के अंतर्गत है, और सोम कागदर अंबा परियोजना सोम नदी पर, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। ये इसकी कुछ सहायक नदियों की परियोजनाएं थी। अब इसकी सहायक नदियों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जाखम नदी की। कुछ प्रमुख नदियों को देखते हैं, सहायक नदियों को। जो जाखम नदी है इसका उद्गम स्थल जो है भमर माता की पहाड़ियां हैं, जाखमिया ग्राम पर, प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में जाखमिया ग्राम में भमर माता की पहाड़ियों से जाखम नदी का उद्गम होता है और यह नदी बेड़ेश्वर पर आकर माही नदी में मिल जाती है। बेड़ेश्वर धाम पे आके माही नदी में मिल जाती है। यह नदी से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 2 जिलों में बहती है यह नदी। और इस नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। वो सहायक नदी कौन कौन सी हैं? करमई और सरमई। करमई और सरमई नाम की दो सहायक नदियां हैं जाखम नदी की। जाखम नदी पर एक बांध बनाया गया है, उसे जाखम बांध कहते हैं, जो कि करमई नदी के संगम पर है। करमई और जाखम नदी के संगम पर एक बांध है
जाखम बांध। और ये जाखम नदी जो है सीता माता अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, उसके बीचों बीच से होके ये नदी निकलती है, जाखम नदी। इसके अलावा दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है सोम नदी। सोम नदी जो है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर जिले से निकलती है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से। और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी हैं झूमरी, गोमती और टिडी। सोम नदी की सहायक नदियां हैं झूमरी, गोमती और टिडी। सोम नदी पर भी दो बांध बनाए गए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे। एक तो सोम नदी पर जो बांध बनाए गए हैं, उदयपुर जिले में बांध बनाया गया है, उसे सोम कागदर परियोजना कहते हैं। और जो डूंगरपुर जिले में बांध बनाया गया है सोम नदी पर, उसे सोम कमला अंबा परियोजना कहते हैं। सोम कमला अंबा परियोजना में सोम नदी की सारी सहायक नदियां मिल गई हैं, उस जगह पे आके डूंगरपुर जिले में इनका बांध बनाया गया है। तो ये थी हमारी माही नदी तंत्र। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी का कोई खास बहुत बड़ा वो नहीं है, छोटी सी नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र के अंतर्गत इसकी मात्र एक सहायक नदी है इसके पास। पश्चिमी बनास नदी में एक सहायक नदी है पश्चिमी बनास नदी की, वो नदी है सीपू नदी। सीपू नदी पश्चिमी बनास नदी में जाके मिलती है। पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है वो है नया सनवाड़ सिरोही से। सिरोही जिले में नया सनवाड़ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और ये सिरोही जिले में ही बहती है। सिरोही जिले के बाद में ये गुजरात के अंदर चली जाती है। राजस्थान में केवल 50 किलोमीटर हिस्से में बहती है यह नदी। राजस्थान में केवल 50 किलोमीटर बहती है, बाकी सब गुजरात में चली जाती है यह नदी। राजस्थान में इस पर एक परियोजना बनाई गई है, उसका नाम रखा गया है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा गुजरात का एक डीसा शहर है, डीसा शहर, जो कि इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी कि डीसा शहर के किनारे से, डीसा शहर के पास से ये नदी गुजरती है और इसका समाप्ति स्थल कच्छ की खाड़ी है गुजरात में। कच्छ की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाती है यह नदी, पश्चिमी बनास नदी। यानी कि पश्चिमी बनास नदी के बारे में केवल इतना तथ्य याद रखना है, ये नया सनबाड़ सिरोही जिले से निकलती है। सिरोही में इस पर एक परियोजना बनी हुई है, पश्चिमी बनास परियोजना। इसके बाद ये गुजरात में चली जाती है। इसकी एक सहायक नदी है सीपू नदी और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जाके ये नदी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी नदी की, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है, इसके उपनामों की बात करें, साबरमती के उपनामों की, उपनामों की नहीं करते। अभी साबरमती जो है, साबरमती नदी है, साबरमती की कुछ सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं मानसी, बांकल, सेई, हथमनी और बैतरक। ये सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से होता है, झाड़ौल नामक स्थान से, उदयपुर जिले में। झाड़ौल उदयपुर से, अरावली की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में केवल 28 किलोमीटर बहती है ये। इसके बाद में गुजरात चली जाती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके ये समाप्त हो जाती है। इससे पहले गांधीनगर और अहमदाबाद नाम के दो प्रमुख शहर इस नदी के किनारे पर बहते हैं और ये नदी 320 किलोमीटर लंबी है। कुल लंबाई नदी की 320 किलोमीटर है। राजस्थान में बहाव क्षेत्र केवल 28 किलोमीटर है। अरावली की पहाड़ियां, झाड़ौल, उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। गांधीनगर और अहमदाबाद के किनारे से गुजरती के शहरों के पास से गुजरती हुई ये खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल छोड़ देती है।
इस नदी की जो दो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदी हैं मानसी और बांकल। इन नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, उस परियोजना को कहते हैं मानसी बाकल परियोजना। इस मानसी बाकल परियोजना पे एक सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग का नाम है देवास जल सुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवास जल सुरंग जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है, यह मानसी बाकल परियोजना के अंतर्गत मानसी बाकल नदी पे बनी हुई है। राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, यानी कि ऐसे पूछे जाए राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग है, जो कि 11.2 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और ये मानसी बाकल परियोजना के अंतर्गत बनी हुई है। राजस्थान से निकलती है यह नदी, परंतु राजस्थान में नहीं बहती है, केवल 28 किलोमीटर बहती है राजस्थान में, बाकी सब नदियां गुजरात में बहती है। इस नदी की एक दूसरी सहायक नदी और है, वो है सेई नदी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इस नदी की सहायक नदियां हैं कि मानसी, बाकल, सेई, हथमती और बैतरक, ये इस नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से मानसी बाकल नदी पर एक परियोजना बनी हुई है, मानसी बाकल परियोजना, जिसके अंतर्गत देवास जल सुरंग, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है, बनी हुई है। इसके अलावा दूसरी सहायक नदी है सेई नदी। इस नदी पर भी एक परियोजना बनी हुई है, उसे सेई परियोजना कहते हैं, जो कि उदयपुर जिले के अंदर है। और इससे क्या होता है कि जवाई बांध को पानी की आवक बनाए रखने के लिए यह परियोजना बनाई गई है। जवाई बांध जो है बरसाती नदी पर बना हुआ है, जवाई बांध जो है बरसाती नदी पर बना हुआ है और पश्चिमी राजस्थान को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है। उस नदी में पानी की आवक बनाए रखने के लिए इस सेई परियोजना को प्रारंभ किया गया है, जो कि सेई नदी पर बनाई गई है उदयपुर जिले में। यहां से इसका पानी जवाई बांध में ले जाया जाता है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी तंत्र की। तो बंगाल की खाड़ी तंत्र में वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 24% भाग बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में जो कुल भाग आता है वो 24% आता है, अरब सागरी तंत्र में 16% आता है और आंतरिक अपवाह तंत्र में 60% भाग आता है। राजस्थान की सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी में नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। बंगाल की नदी खाड़ी तंत्र में बात करें तो दो नदियां प्रमुखतया आती हैं। सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। इसकी सहायक नदियां हैं बहुत सारी चंबल नदी की। इसके अलावा दूसरी नदी है बाणगंगा नदी, इसकी सहायक नदी है गंभीर नदी। तो ये दोनों नदी तंत्र अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं बनास नदी, बामनी नदी, कुराल नदी, सीप नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और छिप्रा नदी। छिप्रा नदी राजस्थान में नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश की है। तो इसकी सहायक नदियों की भी कुछ उप सहायक नदियां हैं, जैसे बनास नदी। बनास नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, वो हैं बेड़च नदी, मैनाल नदी, कोटली नदी, खारी, डाई और मोरेल नदी। इसी प्रकार कुराल नदी की सहायक नदी है मेज नदी। काली सिंध की सहायक नदी है परवन, आहू नदी, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। ये सब चंबल नदी तंत्र है। और बाणगंगा नदी की सहायक नदी है गंभीर नदी। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाणगंगा नदी को। हम इसके उपनामों की बात करें तो बाणगंगा नदी का जो उपनाम है वो है अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी। अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं इसको? अर्जुन, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन के घोड़ों को प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने तीर चलाकर यानी कि बाण मारकर ये नदी पैदा की थी, ये नदी निकाली थी, तो इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं।
रुंडित नदी इसलिए कहते हैं इसे, ये आगे चल के ये नदी विलुप्त हो जाती है। और ताला नदी इसलिए कहते हैं कि आगे चल के इसके पानी पर ताला लग जाता है, आगे नहीं बढ़ता है इसका पानी। इस नदी को बंगाल की नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल करते थे, अब नहीं करते, अब वर्तमान में ऐसी स्थिति उपलब्ध नहीं है। इस नदी का जो उद्गम है वो बैराठ की पहाड़ियों से, जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराठ की पहाड़ियां जयपुर से होता है और ये जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में बहती हुई ये आगरा में जाकर यमुना नदी में जाके मिल जाती थी। पहले इसका इस तरह से वो था, लेकिन अब वर्तमान में मौसम परिवर्तन हुआ है तो इसका पानी जो है भरतपुर में आकर, भरतपुर जिले में आके विलुप्त हो जाता है और ये यमुना तक अपना पानी नहीं ले जा पाती है। अतः अब इस नदी को बाणगंगा नदी के अंतर्गत भी कुछ लोग पढ़ते हैं, सॉरी बाणगंगा नहीं, आंतरिक प्रवाह की नदी के अंतर्गत भी इसको पढ़ते हैं। यानी कि ये आजकल अपना जल भरतपुर जिले में विलुप्त कर देती है, लेकिन पहले ये जयपुर, दौसा, भरतपुर से होती हुई अपना जल जो है यमुना नदी तक ले जाती थी और आगरा में जाके अपना जल छोड़ती थी। तो हम इसको बंगाल नदी तंत्र के अंदर पढ़ते थे, बंगाल की खाड़ी वाली नदी तंत्र के अंतर्गत इसको पढ़ते थे। दोस्तों, इस नदी में जयपुर में इस नदी के किनारे पर एक सभ्यता मिली है जिसे कहते हैं बैराठ सभ्यता। जयपुर जिले के अंतर्गत बैराठ सभ्यता मिली है जिसे लोह युगीन सभ्यता माना जाता है। लोह युगीन सभ्यता है ये नदी। और इस सभ्यता के किनारे, इस सभ्यता को पहले विराट नगर भी कहा गया है। प्राचीन टाइम में विराट नगर के नाम से भी ये जानी जाती थी। विराट नगर इसका प्राचीन नाम था। यहां पर इस सभ्यता के अंतर्गत भाब्रू शिलालेख मिला है जो कि सम्राट अशोक के कार्यकाल का था। सम्राट अशोक के समय का भाब्रू शिलालेख बैराठ सभ्यता से मिला है। मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं यहां से। शंख लिपि में ये अवशेष, यहां पर जो लिपि मिली है वो शंख लिपि मिली है और बौद्ध धर्म के अवशेष में मिले हैं। ये जो है यहां से बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है, एक गोल स्तूप प्राप्त हुआ है बौद्ध स्तूप, वो भी बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुआ है जो कि इस नदी के किनारे पर है, बैराठ नदी के किनारे पर। इसके बाद बात करें, इसकी एक सहायक नदी है गंभीर नदी। जो गंभीर नदी आगे जाके इस बाणगंगा नदी में मिल जाती है और इस दोनों नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसे कहते हैं अजान बांध। ये भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। अजान बांध है बाणगंगा और गंभीर नदी के संगम पर अजान बांध बनाया गया है और इस अजान बांध में जो पानी आता है उस पानी से केवलादेव घना पक्षी विहार में पानी की आपूर्ति की जाती है। यानी जो अजान बांध बनाया गया, ये अजान बांध केवलादेव घना पक्षी विहार में पानी की आपूर्ति करने के लिए काम आता है। इसके बाद बात करते हैं हम चंबल नदी की। तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। चंबल नदी का दूसरा उपनाम राजस्थान की कामधेनु कहलाता है। इसकी कुल लंबाई जो है, चरमवती नदी भी कहते हैं, चंबल नदी को चरमवती नदी भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जो सीमा 241 किलोमीटर ये सीमा बनाती है ये नदी। यानी कि इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर। राजस्थान में, केवल राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश का बॉर्डर 241 किलोमीटर लंबाई में बनाती है ये। और ये नदी जो है 3 प्रदेशों में बहती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 3 नदियों में, ये 3 राज्यों में ये नदी, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यह नदी, चंबल नदी जो है जानापाप की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की जानापाप पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में, चौरासीगढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद
ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती हुई आगरा को निकल जाती है। आगरा में जाकर यमुना नदी आगरा से आगे चलकर, आगरा में नहीं, आगरा से आगे चलकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर, देखिए ना इसका, नमस्कार। नमस्कार जी। कल का इनविटेशन है आपका? फिर आ जाओ। हाँ, मिल गया आपका इन्विटेशन। रेड टेप पानी में सुबह 11 बजे हाँ, और परसों वहाँ पर है एमएसजी कॉलेज से आगे। वो भी मिल गया। बैठो। बस बैठे। ठीक है। धड़ाधड़ शोरूम खोलते जा रहे हो हैं? हैं? धड़ाधड़ शोरूम खोलते जा रहे हो? बस आपका सहयोग है। चलो बढ़िया है। ठीक है। ये चमट हो गया, चमट हो गया। दोस्तों, ये जो चंबल नदी है, ये जनापाप की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और यमुना नदी में आगरा से आगे इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर अपना जल यमुना नदी में छोड़ देती है। इस नदी से, ये नदी जो है राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से होकर निकलती है। इसके बाद चंबल नदी की विशेषताओं की बात करें तो चंबल नदी की विशेषताएं, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 966 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चंबल नदी राजस्थान की सतही जल या जल की उपलब्धता या जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। यानी कि चंबल नदी सतही जल या जल की उपयोगिता या जल की उपलब्धता के आधार पर सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की। चंबल नदी पर चित्तौड़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है। चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। बीहड़ बनाने वाली नदी है। उत्खात स्थल आकृतियां बनाने के लिए यह नदी प्रसिद्ध है। यानी कि अपर्दन, बीहड़ और उत्खात स्थल चंबल नदी बनाती है। चंबल बेसन में नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहते हैं, का विस्तार है। यानी कि चंबल बेसन के अंदर नवीन जलोढ़ मृदा, जो कि खादर कहलाती है, का विस्तार पाया जाता है। और चंबल नदी हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है। हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है चंबल नदी। अब हम चंबल नदी से संबंधित परियोजनाओं को देखते हैं कि चंबल नदी पर से संबंधित कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की दृष्टि से इस नदी पर एक परियोजना बनाई गई है, वो है राणा प्रताप सागर परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत की दृष्टि से है, यहां सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। और इस
राणा प्रताप सागर बांध से जस्ट पहले चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात जहां पर के इसका पानी, चूलिया जलप्रपात से पानी जो गिरता है वो पानी राणा प्रताप सागर बांध में आता है। चंबल नदी पर जो बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं, चंबल नदी पर जो बांध परियोजनाएं हैं उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% का हिस्सा है। सबसे पहली परियोजना जो बनाई गई है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसे गांधी सागर बांध कहते हैं, और ये मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत पहली परियोजना और इस नदी की दूसरी परियोजना है वो राणा प्रताप सागर बांध है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत जल विद्युत का जो उत्पादन होता है यहां से 115 किलोमीटर होता है। दूसरी योजना जवाहर सागर बांध परियोजना है, जो कि बोरबास गांव कोटा में है, और यहां से भी जल विद्युत परियोजना है। यहां से भी 99 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। और तीसरी परियोजना जो है वो कोटा बैराज पर है। कोटा बैराज नाम का बांध बनाया गया है जो कि पेयजल और सिंचाई के लिए ही काम आता है। यानी कि एक दृष्टि में इसको ऐसे कहें कि चंबल नदी पर कुल मिला के 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और चौथा कोटा बैराज। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पड़ता है। बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज तीनों राजस्थान में पड़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाहर सागर बांध बोराबास कोटा में है और कोटा बैराज भी कोटा में है। ये 3 बांध राजस्थान के अंतर्गत हैं और एक बांध मंदसौर जिले में है। इनमें से कोटा बैराज एक ऐसी योजना है जो पेयजल और सिंचाई के लिए ही काम आती है। बाकी तीनों बांध बहुउद्देशीय योजनाओं के लिए बनाए गए, जहां से पेयजल और सिंचाई के अलावा विद्युत परियोजनाएं भी हैं और विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% का हिस्सा है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी में जो सहायक नदियां हैं वो हैं, एक पश्चिम की ओर से कुछ नदी आके मिलती हैं, कुछ नदी पूर्व की ओर से आके मिलती हैं। जो पश्चिम की ओर से नदी आके मिलती हैं वो नदी हैं बामनी नदी, कुराल नदी और बनास नदी। जबकि पूर्व की ओर से जो आके नदी मिलती हैं वो हैं पार्वती, कुन्नेर, काली सिंध और शीप नदी। एक एक करके इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुराल नदी, जो राजस्थान की ओर से चंबल नदी में मिलने वाली दूसरी नदी है। ये कुराल नदी झारमल चित्तौड़ से इसका उद्गम होता है। चित्तौड़, बूंदी, कोटा में बहती हुई भैंसखाना नामक स्थान पर, भैंसखाना स्थान पर कोटा जिले में आके चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान की ओर से चंबल नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है। राजस्थान की ओर से चंबल नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी है, जबकि चंबल नदी में मिलने वाली ये दूसरी नदी है। कुराल नदी जो है, इसके अलावा एक और नदी है बामनी नदी, जिसे ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है और भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में अपना जल चंबल नदी में छोड़ती है। यानी कि बामनी नदी पहली नदी है पश्चिम की तरफ से राजस्थान में मिलने, इस नदी में मिलने वाली, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान पर मिलती है। दूसरी कुराल नदी है जो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा में बहने के बाद भैंसखाना नामक स्थान पर कोटा में आके मिलती है। और इस कुराल नदी की एक सहायक नदी और है मेज नदी। कुराल नदी की सहायक नदी है मेज नदी।
बामनी चंबल नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ में भैंसरौड़गढ़ दुर्ग, जिसे जल दुर्ग कहते हैं, वो स्थित है। यानी कि बामनी और चंबल नदी के संगम पर भैंसरौड़गढ़ नामक स्थान पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे भैंसरौड़गढ़ का दुर्ग कहते हैं। वो एक जल दुर्ग है। अब इसकी एक दूसरी बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, और उसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। बनास नदी का जो उद्गम होता है वो खमनौर की पहाड़ियों से होता है, राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से, और ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले में बहते हुए रामेश्वरम नाम के स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वरम नाम के स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद जिले से होता है। ये एक बेसिन का निर्माण करती है जिसे बनास बेसिन कहते हैं, जिसमें लाल पीली मृदा और भूरी मृदा का विस्तार है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगह पे 512 किलोमीटर भी लिखी हुई मिलती है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, मोरेल नदी, बेड़च नदी, मैनाल नदी। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे पहले बेड़च और मैनाल भीलवाड़ा जिले के अंदर आके मिलती हैं, उसके बाद कोठारी मिलती है, फिर खारी नदी और डाई नदी और चंबल नदी में आके मिलती हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं टोंक में, जिस जगह पर बीसलपुर परियोजना बनी हुई है। उसके बाद में इसमें मोरेल नदी मिलती है सवाई माधोपुर जिले में आके, जहां पर कि ईसरदा परियोजना बनी हुई है। अब इसकी भी सहायक, यानी कि बनास नदी की जो सहायक नदी है बेड़च नदी, आइए उसके बारे में देखते हैं। बेड़च नदी को आहड़ नदी या आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। बेड़च नदी का ही दूसरा नाम आहड़ नदी या आयड़ नदी है, या ये कह सकते हैं इसका प्रारंभिक नाम आहड़ नदी था। इसका उद्गम स्थल जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से हुआ है, उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले की गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर और चित्तौड़ और भीलवाड़ा 3 जिले हैं। समाप्ति स्थल बनास नदी में है, बिंगौर नाम के स्थान पर भीलवाड़ा जिले में। बिंगौर नाम के स्थान पर भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिलती है ये। इसकी विशेषताओं की बात करें तो बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ या आयड़ नदी है। उदय सागर झील उदयपुर के बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। यानी कि ये नदी जो है उदय सागर झील, उदयपुर में उदय सागर झील है, वहां तक तो इसका नाम आयड़ नदी या आहड़ नदी होता है। उसके बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, या ताम्र नगरी भी इसको कहते हैं। यह है बेड़च नदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है। बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पर, बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब बात करते हैं मैनाल नदी की। ये बेंगू चित्तौड़गढ़ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहती है, बनास नदी में बिगौद नामक स्थान पर आके मिल जाती है। मैनाल नदी भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। मैनाल नदी भीलवाड़ा जिले में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी कि बिगौद पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो त्रिवेणी संगम है बनास, बेड़च और मैनाल नदी का। आगे बात करते हैं कोठारी नदी की। तो कोठारी नदी जो है दिबेर की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से निकलती है।
दिवेर की पहाड़ियों से। राजसमंद और भीलवाड़ा दोनों जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है और नंदराय नामक स्थान पर भीलवाड़ा जिले में आके बनास नदी में मिल जाती है। यानी कि कोठारी नदी जो है राजसमंद जिले से दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद में बहने के बाद भीलवाड़ा जिले में बहती है ये, और भीलवाड़ा जिले में नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में आके मिल जाती है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता की खोज की गई थी, जो कि बागौर सभ्यता जो थी ये एक मध्य पाषाण काल की सभ्यता थी। प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण यहां से मिले थे और इस पर एक बांध बनाया गया है, वो मेजा बांध है। कोठारी नदी पर एक बांध है मेजा बांध, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत बनाया गया है। कोठारी नदी पर एक बांध है मेजा बांध। कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता की खोज हुई थी। ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से और नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में आके मिल जाती है। अगली नदी की बात करते हैं खारी नदी। खारी नदी जो है बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले की बिजराल नाम की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में बहने के बाद बनास नदी में देवली नामक स्थान पर टोंक जिले में आके मिल जाती है। बनास नदी में देवली नामक स्थान पर आके मिल जाती है टोंक जिले के अंदर खारी नदी। बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम बनता है यहां पर देवली के अंतर्गत। और जो खारी नदी है इस पर एक परियोजना बनी हुई है अजमेर जिले में, वो परियोजना का नाम है नारायण सागर परियोजना। यानी कि खारी नदी का उद्गम स्थल विजराल ग्राम की पहाड़ियों पर है राजसमंद जिले में। इसका बहाव क्षेत्र राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में है। समाप्ति स्थल बनास नदी है देवली नामक स्थान पर टोंक जिले में, और अजमेर जिले में नारायण सागर परियोजना बनी हुई है। इस पर बनास, डाई और खारी तीन नदियों का संगम बनता है देवली नदी पर, देवली नामक स्थान पर। अब बात करते हैं चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों पर, दाईं ओर से या पूर्व की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्वती नदी की। पार्वती नदी जिसका उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश करियाहाट नामक स्थान पर 12 जिले से होता है। 12 जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहाट नामक स्थान से, और समाप्ति स्थल चंबल नदी है पलिया ग्राम में, सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर पलिया ग्राम में आके ये नदी समाप्त हो जाती है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है ये नदी। इस पार्वती नदी की विशेषता है कि ये नदी जो है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। इसके बाद बात करते हैं काली सिंध नदी की। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बागली ग्राम में है। बागली ग्राम की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश बिंदा नामक स्थान पर रायपुर झालावाड़ से होता है। काली नदी का राजस्थान में प्रवेश बिंदा नामक स्थान रायपुर झालावाड़ से होता है। उद्गम बागली ग्राम की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से होता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो काली सिंध नदी कोटा झालावाड़ 12 की सीमा बनाती है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरेन का दुर्ग स्थित है। परवन नदी के किनारे पर 12 जिले में शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं, स्थित है। परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग स्थित है। काली सिंध और परवन नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है।
काली सिंध और परवन नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागनौर दुर्ग स्थित है। और काली सिंध नदी कोटा, झालावाड़ और बारां की सीमा बनाती है। इस नदी का उद्गम स्थल काली सिंध नदी का बागलीग्राम की पहाड़ियों पर बिंदा नामक स्थान से झालावाड़ जिले में से राजस्थान में प्रवेश करती है और चंबल नदी पर नौनेरा नाम के स्थान पर कोटा जिले में आके मिल जाती है। यानी कि समाप्ति स्थल चंबल नदी, नौनेरा, कोटा। अब एक क्वेश्चन बनता है इन नदियों से इस जगह, तो वो है कि पूर्व से पश्चिम की ओर चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है पार्वती, कुन्नू, काली सिंध, छिप्रा, बामनी, कुराल, बनास। कुन्नू नदी को कुनैर नदी भी कहते हैं, कुन्नू को कुनैर भी कहते हैं। यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर चंबल नदी में मिलने वाली नदियों का सही क्रम पार्वती, कुन्नू, काली सिंध, छिप्रा, बामनी, कुराल और बनास। छिप्रा नदी मध्य प्रदेश में पड़ती है, उज्जैन के अंतर्गत इसके किनारे पर उज्जैन पड़ता है, जहां पर के कुंभ का आयोजन किया जाता है छिप्रा नदी के किनारे पर। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से हो कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का सही क्रम क्या है? तो पार्वती, कुन्नू, काली सिंध, बामनी, कुराल और बनास। उस समय पर छिप्रा नहीं आएगी क्योंकि छिप्रा मध्य प्रदेश में आती है। एक योजना चली है अभी, नदी जोड़ो योजना, जो कि 25 अगस्त 2005 को प्रारंभ की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा यह प्रारंभ की गई थी, लेकिन 25 अप्रैल 1905 को नदी जोड़ो योजना की जो शुरुआत हुई वो मध्य प्रदेश से हुई थी, केन बेतवा नदियों को जोड़कर। केन बेतवा नदियों को पहली बार 25 अगस्त 2005 को जोड़ा गया था नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत। लेकिन राजस्थान की चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना है वो सर्वाधिक मध्यम श्रेणी की है। तो ये हमारा पाठ था राजस्थान का आबवा तंत्र, जो कि समाप्त होता है। आपने वीडियोस देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद,